रिक्रूटमेंट, सरकारी मुलाजमतें 16 अक्टूबर 2024 जब से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार बनी है, सरकार के बनने से लेकर आज के दिन तक क्या कोई जन सैलाब आपको सड़कों पर नजर आया? ये याद कराने के लिए सरकार को कि आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इम्तिहानों में जो फॉर्म भरने के लिए फीस ली जाती है उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। क्या कोई नजर आया आपको ये शोर करते हुए कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट इतनी स्लो क्यों कर रहा है? रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर कोई बड़ा बवाल काटते हुए लोग नजर आए? सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर रिक्रूटमेंट के बाद लंबा लंबा ज्ञान देते हुए लोग नजर आए? कहां गई वो जनता अचानक सारी की सारी? कहां गए वो नेता अचानक सारे के सारे? भाई, अब तो लोकतांत्रिक सरकार बनी है। लोकतांत्रिक सरकार के बनने के बाद तो जाहिर सी बात है आपका शोर, आपका हंगामा तो ज्यादा होना चाहिए और आपकी अपेक्षा, आपकी एक्सपेक्टेशन अपनी लोकतांत्रिक सरकार से कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन खामोशी चारों तरफ, हल्का फुल्का कहीं पर कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन सरकार के विरोध में जिस तरीके से हंगामे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन में जब केवल वही थे और लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, जो हंगामा देखने को मिलता था वह हंगामा अचानक खत्म हो चुका है। आपको याद होगा कजशौनी में वो जबरदस्त प्रोटेस्ट जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी घाटी से जम्मू आई थी और उस धरने, उस प्रदर्शन का हिस्सा हुई थी, जिसमें मांग थी कि गड़बड़ियां हुई हैं रिक्रूटमेंट में, इस रिक्रूटमेंट को स्क्रैप किया जाए। जबरदस्त हंगामा था उसके ऊपर। अब अचानक वो तमाम लोग गायब कहां हो गए? अब क्या रिक्रूटमेंट फेयर होना शुरू हो गई है? अब क्या कोई व्यवस्थाओं में दिक्कत परेशानी नहीं है? अब वो यूट्यूब चैनल के ऊपर लंबा भाषण देकर जो कहानी सुनाया करते थे और बताया करते थे कि देखिए किस तरीके से रिक्रूटमेंट में गड़बड़ियां हुई हैं, रिक्रूटमेंट में बेईमानी हुई है, रिक्रूटमेंट में चोरी हुई है, अब अचानक वहां पर मुकम्मल तौर पर खामोशी क्यों आ गई है? हाँ, लगता है रिक्रूटमेंट फेयर हो रही है। लगता है रिक्रूटमेंट की पेस से तमाम वो एक्टिविस्ट खुश हैं। लगता है कि फीस माफ नहीं करके और लगभग 33 करोड़ रुपया कमाने के बाद भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने जो मांग थी कि आप फीस माफ करिए, अब उस मांग को लेकर ये एक्टिविस्ट गंभीर नहीं हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस जम्मू कश्मीर में या जिस देश में आज भी खाते में 1000 रुपया आना बहुत बड़ी बात होती है, वहां पर 1200 रुपये जब आपको फॉर्म भरने के मांगे जाते हैं तो इन एक्टिविस्टों को उससे कोई परेशानी नहीं है। ये एक्टिविज्म तब करते हैं जब एक्टिविज्म इन्हें सूट करता है। ये एक्टिविज्म तब करते हैं जब इन्हें लगता है कि अब एक्टिविज्म करना जरूरी है, क्योंकि अब एक्टिविज्म के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। तो गलत नहीं है, सही है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या व्यवस्थाएं बिल्कुल तब्दील हो चुकी हैं? आपको क्या इस बात की फिक्र नहीं है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपसे कितनी फीस चार्ज कर रहा है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज का जब आप फॉर्म भरते हैं कितनी फीस रखी है उसकी? और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जब आपको कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरने को कहता है तो कितने पैसे वसूलता है आपसे? जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये जानते हुए भी कि लगभग 2-2.5 लाख बच्चों ने हमारा फॉर्म भरना है, फीस कितनी रखता है फॉर्म भरने की? एससी के लिए फीस कितनी है, एसटी के लिए फीस कितनी है? वो सरकार जो तखमीना लगाती है कि अगर हम 2000 रुपया महीना पेंशन देंगे तो उससे एक आदमी का घर चलेगा, वही सरकार कहती है 1200 रुपया दीजिए तब जाकर आप हमारा फॉर्म भरेंगे। 700 दीजिए, 800 दीजिए, 500 दीजिए, 350 दीजिए तो तब जाकर आप हमारा फॉर्म भरिए। कारण क्या है इसका? क्या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को सरकार की मदद नहीं मिलती? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, तो क्या इन मुद्दों के ऊपर बात करना केवल पत्रकारों का काम है? उन तमाम एक्टिविस्टों का काम नहीं है जिन एक्टिविस्टों के कारण पहले भी परिवर्तन आए और संभवतः आने वाले कल में भी परिवर्तन आ सकते हैं? यह ऐसा हो गया है कि लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद आपकी बात सुनी नहीं जा रही है।
लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद आपने एज रिलैक्सेशन मांगा, नहीं मिला। लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद आपने फीस माफी की दरखास्त लगाई, नहीं सुनी गई। लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद आपने कहा रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, नहीं हुई। लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद आपने कहा कि वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना, वैकेंसीज को रेफर करना और रेफर करने के बाद रिक्रूटमेंट, ये सारे का सारा सिलसिला जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या ये है कि लोकतांत्रिक सरकार आपकी बात नहीं सुन रही। वही लोकतांत्रिक सरकार जिस लोकतांत्रिक सरकार के साथ संवाद करने के लिए आपके दुनिया भर के युवा नेता हैं, और इन युवा नेताओं का एक्सेस मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भी है और इनका एक्सेस उप मुख्यमंत्री के दफ्तर पर भी है। यानी उप मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी आसानी से जा सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी ये मुलाकात करते हैं, और केवल इतना ही नहीं बल्कि एक्स के जरिए, ट्विटर के जरिए अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाते भी हैं। तो जब मुख्यमंत्री आपकी बात सुनते हैं, क्या वो आपकी बातों को लेकर गंभीर नहीं है? अगर वो आपकी बातों को लेकर गंभीर नहीं है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, लोकतांत्रिक ढंग से जिस सरकार को बनाने के लिए आपने झंडा डंडा से लेकर सोशल मीडिया तक संभाला नेताओं का, और उनको चुनाव में कामयाब बनाकर असेंबली और पार्लियामेंट भेज दिया, ये सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिला? क्या उसका कोई फायदा हुआ? वो इंजीनियर जिनको ये यकीन था कि जो ही लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए थे उनको दोबारा से रिजेक्ट किया जाएगा, उनका क्या बना? वो बच्चे जिनको ये तवक्का थी कि सरकार बनते ही रिजर्वेशन को रैशनलाइज करेगी, उस कहानी का क्या हुआ? और क्यों रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन की बात की जाए, उसको छोड़िए, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जिनको ये उम्मीद और तवक्का थी कि सरकार जो ही आएगी तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कानून है, जेएनके सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कानून जो है, उसमें संशोधन करके दोबारा से डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट कैडर को रिवाइव किया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो युवाओं के लिए हुआ क्या? गैस सिलेंडर्स के साथ युवा की क्या दिलचस्पी? 200 यूनिट अब बिजली फ्री दें या न दें, इससे इस नौजवान के जीवन पर क्या फर्क पड़ रहा है जो सुबह से लेकर शाम तक कॉम्पिटिटिव इम्तिहान का फॉर्म निकलने का इंतजार कर रहा है और सरकारी नौकरी की तलाश में है? आप बस में फ्री राइड महिलाओं को दे रहे हैं, इसका फायदा उस स्टूडेंट को क्या जो गांव देहात से निकलकर जम्मू और श्रीनगर, दो कैपिटल सिटीज में बैठकर रात दिन कोचिंग कर रहा है ताकि वो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई कर सके या कोई छोटी मोटी नौकरी उसके खाते उसकी तरफ आ जाए? तो मतलब साफ तौर पर यह है कि अगर आप नौजवानों ने इतनी मेहनत करके ये सरकार बनाई थी और अपने मेंबर पार्लियामेंटों को लोकसभा और राज्यसभा भेजा, आपको उसके बाद मिला क्या? आप सोशल मीडिया पर हंगामा करिए, आप अपनी फिक्र करने की बजाय दुनिया की फिक्र कीजिए, आप सड़क पर उतरकर पत्थर हाथ में उठाइए, जो मर्जी वो कीजिए। क्या इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे आपके जीवन में इसलिए परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि जब आप पहली बार प्रदर्शन कर रहे थे तब आपको ये यकीन था कि सरकार आपकी सुनेगी, और सरकार ने आपकी सुनी भी तब। लेकिन अब आप हंगामा करें, आप अब सड़क पे उतरें, जो मर्जी वो करें, 1.5 साल का कालखंड ये बताता है कि सरकार आपकी नहीं सुनती, सरकार आपके युवा नेताओं की भी नहीं सुनती, और सरकार आपको लेकर कोई बड़ा फैसला लेने में असमर्थ है। और असमर्थ है जब ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं तो सरकार कहती है जी उपराज्यपाल के पास सारी ताकतें हैं, और जब सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का मामला आता है, जब सरकार को अपने उल्लू सीधा करने का मामला आता है, वहां पे सरकार सक्षम है। यानी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार अपने घर के बिजली बिल से लेकर जहाज की टिकट और जहाज की टिकट से लेकर अपने फेवरेट अफसरों को अपने दाएं बाएं पोस्ट करने में सक्षम है, लेकिन आपके मुद्दों पर फैसला लेने में असमर्थ है। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि आपने जो तवक्कात इस लोकतांत्रिक सरकार से वाबस्ता रखी थी, ये सरकार उन पर खरा नहीं उतर पा रही है। उसका कारण केवल ये है कि सरकार के पास आपके मुद्दों को हल करने की इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है। सरकार के पास अगर इच्छा शक्ति है तो केवल और केवल अपने राजनीतिक जो उनके
मुद्दे हैं उन मुद्दों को हल करने की इच्छा शक्ति है और अपने जो इर्द गिर्द उनका एक हल्का है उस हल्के की जो तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करने में सरकार लगी हुई है। तो जिन नेताओं ने उस समय ज़बरदस्त रोल प्ले किया था, सड़कों पर उतरे थे, कैंडल लाइट मार्च किए थे, सब कुछ किया था, आपसे विनम्र विनती और आग्रह, एक मुद्दा कोई भी इनमें से चुन लीजिए जो मैंने गिनवाए हैं, जिसको आप लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकार से हल करवा सकें।